हेलो दोस्तों, दी स्टोरी हेवन में खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक ऐसे वहशी दरिंदे की है जो शक्ल से तो इंसान है लेकिन उसकी फितरत में सिर्फ आदमखोरी है। कहानी का उन्वान है आदमखोर इंसान। ये कहानी उन लोगों के लिए है जिनका जिगर मजबूत है। अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं, क्योंकि आज की रात आपको सुकून की नींद नहीं आने वाली। कहानी की वहशत में खोने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां दोबारा ढूंढने से नहीं मिलेंगी। तो तैयार हो जाइए, चलते हैं इस हौलनाक दास्तान की तरफ। दूसरे रोज सड़कों पर अखबार बेचने वाले चीख कर सारा शहर सर पर उठाए हुए थे और लोग गुज़िश्ता कल की पूरी तफसील जानने के लिए धड़ाधड़ अखबार खरीद रहे थे। एक मशहूर अखबार की सुर्खी कुछ इस तरह थी: मोती नगर में मून लाइट सर्कस के नज़दीक 9 आदमियों का पर असरार तरीके से खून। और फिर नीचे पूरी तफसील दर्ज थी। अलबत्ता इस खबर के बगल में एक दूसरी हैरत अंगेज खबर ये थी: सर्कस की गहमा गहमी में कुछ लोग गायब हो गए। और उसके नीचे इस तरह लिखा हुआ था: शहर थाना की चौकी नंबर 3 के 6 कांस्टेबल गायब हैं। ये कांस्टेबल सर्कस के पास नज़्म ओज़ब्त के लिए ड्यूटी पर थे। 7 शहरी बाशिंदों का भी पता नहीं। ये सब सर्कस देखने आए हुए थे। उनके रिश्तेदारों ने थाने में जाकर उनके गुम हो जाने की शिकायत की है। आखिर ये क्या हो रहा है? पुलिस को चाहिए कि जल्द अज जल्दास वारदात की वजह मालूम करे और फौरी तौर पर रोकथाम की कोशिश करे, वरना हुकूमत को कतई नाअहल समझा जाएगा। इस खबर के नीचे ही गुमशुदा लोगों की तस्वीर में भी शाये की गई थी। गरज अखबार वालों को आज मौका ही तो मिल गया था और उन्होंने पुलिस को नाकारा साबित करने के लिए खबरों को खूब नमक मिर्च लगाकर शाये करना शुरू कर दिया था और गहरे तंज के तीर और निश्तर भी बरसा रहे थे। इस गुमशदगी की खबर ने अवाम में और हर इस फैला दिया था। नतीजे में अब कम ही लोग मून लाइट की तरफ रुख कर रहे थे। शहर के बाहर से आए हुए लोग होते थे या फिर तफरी के दिलदादा किस्म के लोग। ऑफिस के कमरे में बैठा डीएसपी चौंक पड़ा। खासकर उसकी तवज्जो इस तरफ ज्यादा मबजूल हुई थी कि अखबार में खून वाली वारदात के साथ गुमशुदा लोगों की खबरें भी थीं। तस्वीर ये जाहिर कर रही थीं कि इनमें शहर के मशहूर रईस लोग हैं। डीएसपी आदास हो गया, क्योंकि इसके अजीज दोस्त और मशहूर कलोते मर्चेंट लाल चंद के लड़के रूप कुमार की तस्वीर भी गुमशुदा लोगों में थी। वो सोचने लगा, अगर मैंने रूप कुमार का पता ना लगवाया तो फिर लाल चंद से पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और इसी वक्त फोन की घंटी बोल उठी। इसने रिसीवर उठा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से कोई बोला। मैं डीएसपी खन्ना। इसने मौत है मैं कहा। दोस्त, मैं हूं लाल चंद। रूप कुमार का सुराग लगाना अब तुम्हारे ही जिम्मे है। वो मेरा इकलौता बच्चा है। वो ना रहा तो मैं जी ना सकूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तुम घबराने की बात नहीं। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा जल्द ही मिल जाएगा। डाल दिया। मुझे तुमसे ऐसी ही तवक्को थी मेरे दोस्त। अच्छा, टाटा। और दूसरी तरफ से रिसीवर रखने की आवाज सुनकर खन्ना ने भी रिसीवर क्रेडल पर डीएसपी खन्ना इसी तरह कुछ देर तक बैठा सोचता रहा। फिर इसने हाथ बढ़ाकर घंटी बजाई। खाकी वर्दी में मलबूस एक चपरासी उसके कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर आनंद को मीर इस्लाम दो। हुक्म पाते ही चपरासी लूट गया। अपने याद किया सर। 1 मिनट के वक्फे के बाद इंस्पेक्टर आनंद हाजिर हुआ। बैठो, खन्ना ने कहा। मकतूलों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है? अभी तक तो तहरीरी रिपोर्ट तैयार नहीं जनाब। अलबत्ता सुबह को टहलते हुए मैं सरकारी अस्पताल की तरफ गया था। डॉक्टर के घर पर वहीं मुलाकात करके पूछा। इसने बताया कि मरने वालों के जिस्म पर खराश किसी ऐसी भयानक किस्म की जंगी मखलूक की मालूम होती है जिसके नाखून में कोई सरी अलसर जहर पैवस्त है और अपने किसी भी शिकार की जान ले लेना इसके लिए आसान काम मालूम होता है। गर्दनें जिन लाशों की नहीं हैं उन्हें भी किसी किस्म की खौफनाक मखलूक ने ही शिकार बनाया है। और किसी हद तक ये बात देखने से भी वाज़ेह है। आनंद ने मुख्तसर रिपोर्ट पेश की। हूँ, डीएसपी खन्ना बोला। वो आज के अखबार में गुमशुदा लोगों की खबर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस किस्म की खबरें आए दिन अखबारों में आती रहती हैं। ये कोई गैर मामूली बात नहीं, क्योंकि उन कांस्टेबलों के अलावा सब अमीर घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। इसलिए अब कत्ल वाली वारदात पर ज्यादा जोर दें तो मुनासिब होगा।
तुम्हारे मुनासिब समझने आना समझने से कुछ ना होगा। तुम अभी फौरन अपने साथ कुछ चालाक और ज़हीन किस्म के सब इंस्पेक्टरों को सादा वर्दी में लेकर शहर की अहम जगहों की तरफ जाओ और मालूमात फराहम करो कि आया गुमशुदा लोग अगवा किए गए हैं या खुद गायब हो गए हैं। लेस सर, मगर इस वारदात के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहो, क्या बात है? बहुत मुमकिन है कि सर्कस के रीछों ने उन पर हमला कर दिया हो सकता है तुम्हारा ख्याल सही हो। खैर, मैं देख लूंगा। पहले तुम अपना काम शुरू कर दो, डीएसपी खन्ना ने कहा। ओके, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर आनंद चला गया। अब इंस्पेक्टर आनंद की जीप कार मोती बिल्स की तरफ जाने वाले रास्तों पर दौड़ रही थी। जीप एक सब इंस्पेक्टर चला रहा था। 3 और सब इंस्पेक्टर कार में थे। इस तरह इंस्पेक्टर आनंद को लेकर कल 5 अफराद की टोली मोती हलनस की तरफ बढ़ रही थी। ये सब के सब सादा लिबास में थे। शाम के 4 बज रहे थे। अब जीप कार मोती हिल्स के बिल्कुल करीब वाले रास्ते से गुजर रही थी। इन अतराफ में आबादी कम थी। ज्यादातर मुफलिस और गरीब लोग ही रहा करते थे जो बकरियां और दीगर पालतू जानवर चराया करते थे। उनके मकान फूस के बने थे, फिर भी मोती बिल्स के करीब होने पर मामूली न लगते थे, बल्कि पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखने पर ये कुदरती खिलौने मालूम होते थे। और इस तरह यहां का फितर मंजर बिला की खूबसूरती और दिलकशी लिए हुए था। इन सरसब्ज पहाड़ियों का सिलसिला दौर तक चला गया था। गालिबन ये किसी जमाने में जरूर बादशाहों और राजाओं का मस्कन रहा होगा, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर कुछ वीरान और शिकस्ता खंडर भी दिखाई देते थे। इंस्पेक्टर आनंद जीप कार रुकवा कर सब इंस्पेक्टरों के साथ एक झोंपड़ी नुमा मकान के करीब आया। एक इंस्पेक्टर को जीप पर ही तैयत छोड़ दिया था। मकान के सामने एक 8-9 साल का बच्चा खेल रहा था। क्यों बेटे, सुनो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये तो बताओ कि उधर तुमने कुछ नए आदमियों को आते देखा है? इंस्पेक्टर आनंद ने बच्चे से पूछा। गो बच्चा बेवकूफ मालूम होता था, मगर उसने बड़े अदब से जवाब दिया, हाँ जनाब। मगर अब कौन है? देखो, हम दरअसल अपने भाइयों को ढूंढ रहे हैं जो कल इस पहाड़ी पर पिकनिक मनाने आए थे, आनंद ने बच्चे को बताया। सब इंस्पेक्टरों ने एक दूसरे की तरफ मानीखेज अंदाज में देखा और बच्चे का जवाब सुनने लगे जो कह रहा था, ओ जनाब, ये तो एक अजीब ही बात है। कल मैं खेलने के लिए उधर ही गया था। वहां कुछ लोगों को देखा कि खंडर की तरफ जा रहे हैं। बहुत खूब। आनंद ने बच्चे की पीठ ठोंकते हुए एक अठन्नी इसकी हथेली पर रख दी। इसकी आंखें खुशी से चमकने लगें और गालिबन वो आनंद से मजीद सवालात करने की तवक्को करने लगा। इंस्पेक्टर आनंद ने कुछ इशारा किया और एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी नोटबुक निकालकर इसमें कुछ लिखना शुरू कर दिया। आनंद ने फिर पूछा, हाँ, ये तो बताओ, तुम किसी वक्त गए थे और वो लोग खंडरों के पास कहाँ तक गए थे? बच्चे ने आइंद को गौर से देखा, फिर बोला, 6 बजे होंगे जनाब। बाद में पता नहीं कि वो लोग किधर गए। ओ खैर खैर, तुमने बहुत कुछ बता दिया। ये लो। और इंस्पेक्टर आनंद ने दूसरी बार भी एक अठन्नी बच्चे को दी। बच्चे की आंखें फिर खुशी से चमकने लगें। वो बार बार पैसे को देख रहा था और आनंद को जैसे रहमत का फरिश्ता समझ रहा था। आनंद को भी इस बच्चे के हर जवाब पर यकीन हो रहा था, क्योंकि मासूम बच्चे झूठ नहीं बोला करते। इसने बच्चे को शाबाशी दी और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शमशीर अख्तर जनाब। खूब। और कुछ बता सकते हो तो बताओ, जहां तक तुम्हें याद हो। अब तो कुछ याद नहीं जनाब। हाँ, वो लोग 8-10 आदमी रहे होंगे। विंडरफुल। आनंद ने खुश होकर बच्चे को बाजुओं में उठा लिया और 5 रुपए का नोट इसकी जेब में डाल दिया। तुम लोग कितने भाई बहन हो? अपनी माँ का मैं ही सहारा हूं जनाब। बकरियां चराता हूं, बच्चे ने कहा। आनंद ने इसको ये बात अच्छी तरह समझा दी कि इसका तज़किरा किसी और से ना करे। बच्चे ने नफी में सर हिलाया। आनंद अपने आदमियों के साथ दूसरे मकानात की तरफ बढ़ा और उनके मकीनों से दरियाफ्त की, मगर और कोई कारामद बात नहीं जान पड़ी। 5 का अमल हो रहा था, लिहाजा अब वो लोग अपना काम शुरू कर देना चाहते थे। इंस्पेक्टर आनंद तीनों सब इंस्पेक्टरों के साथ जीप कार में आया और बोला, अब हमें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए इधर अलिफादेर फिरना है। इसके बाद मोती बिल्स के खंडरों में रात बिसर करती है, लेकिन जीप कार का क्या होगा?
ایک सब इंस्पेक्टर ने सवाल किया क्या 12 है, उधर ही कहीं छोड़ देंगे। बात तय हुई और फिर वो जीप कार में सवार हो गए। 3 घंटे बाद एक जीप मोती बिल्स के दाहिनी जानिब इकरर की हथियार से लैस 5 अफराद इस पर से उतरे और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। इनमें से एक ने अपने हाथ में टार्च संभाल रखी थी। उनका रुख पहाड़ी के ऊपर खंडर की तरफ था। अचानक फिजा में जनाने की आवाज हुई और करीबी दरुई में खड़ी जीप कार में आग लग गई। पूरी जीप शोलों की नजर हो चुकी थी। दूर तक रोशनी फैल गई। अरे ये क्या? खंडर की तरफ बढ़ते हुए 5 अफराद में से एक के मुंह से आवाज निकली और दूसरे लम्हे मुतद्दाल सायों ने उन्हें घेर लिया। अपना अपना असलहा फेंक दो, सायों में से एक चीखा। ये 5 अफराद जो दरअसल इंस्पेक्टर आनंद और उसके 4 साथी थे, बुरी तरह घबरा गए। उनके हाथ फौरन ऊपर उठ गए और हथियार जमीन, चट्टान पर रख दिए गए। खामोशी से आगे बढ़े चिल्लू, वरना हमारी बंदूकें तुम पुलिस के ग्रोहे को तोड़ देंगी। एक साये की रोबदार आवाज फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे वो सब आगे बढ़ गए और नौजवान ने आगे बढ़कर टेलीफोन का चौनिगा उठा लिया। हेलो, इसने मौत है, मैं कहा। कौन? मैं DIG बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई। ओए जनाब, नौजवान ने कहा। ये मैं हूं शार। कौन शार? वजाहत कीजिए। शुमार आरिफ, कैप्टन शार आरिफ। ओ ठीक, मुआफ करना भाई, तुम्हारा नाम जरा कम अदर्राता है। हाशमी हो तो फोन पर इसे बुलाओ। अफसोस है कि कर्नल नहीं है। क्या कोई खास बात है जनाब? मुझे बता दीजिए, आने पर इत्तला कर दूंगा। निसार ने कहा। बहुत जरूरी बात। एक केस इसके सपरदाल किया गया है। मोती नगर जाना है और बातें बात को बताऊंगा। इतना कहकर गालिबन DIG ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था, क्योंकि आवाज सुनाई दी थी और निसार ने झुलाकर DIG की इस बेवक्त काल को एक अदद गाली दे डाली। फिर खला को मुंह चढ़ाने लगा। इसके दिमाग पर आजकल सुराग रसानी का भूत सवार ना था। इन दिनों वो तफरी के मोड में था और इसीलिए ज्यादातर होटलों और पार्कों के ही चक्कर लगाता रहता था। जब से वो राजधानी में मुंतकिल हुआ था, सुराग रसानी के चक्कर कम हो गए थे। आम चोरों और डकैतों के जराइम से नीचे ओहदे के इंस्पेक्टर वगैरह निमट लिया करते थे। लिहाजा अभी तक उनकी जरूरत बहुत कम ही पेश आई थी। यहां उनका लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि वो अकेला ही ना था, बल्कि कैप्टन शार के साथ कर्नल हाशमी का रहना जरूरी था। इससे नीचे के शोबे में उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। बड़े बड़े ब्लैक मीलरों और डाकुओं को वो चुटकी बजाते पकड़ लिया करते थे। और ये वो जमाना था जब कर्नल हाशमी इंस्पेक्टर हाशमी था। और चूंकि निसार इस जमाने में एक मामूली सार्जेंट था, ताहम उसकी मेहनत और काम करने की लगन देखकर हाशमी ने इसे अपना स्टेंट बनाने की ठान ली थी। निसार के लफ्जों में हाशमी इसका उस्ताद था और ये हाशमी का फैज अब फिर उसकी सोहबत का असर कहिए कि आज शार मियां कैप्टन शुमार कहला रहे थी। सार ने लाख सोचा कि अलग रहकर काम करे, लेकिन हाशमी से अलग होना इसके बस की बात ना थी। शायद कोई अंदरूनी कशिश थी जो हमेशा इसे हाशमी के साथ ही रहकर काम करने को तैयार करती रहती थी और नतीजे में वो कैप्टन होकर आज भी कर्नल हाशमी के साथ काम कर रहा था। दूसरे लफ्जों में उन्हें एक रूदो वजूद कह दिया जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि वो एक दूसरे पर जान छिड़कने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। शुमार ये सब सोचता हुआ कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। बुरा सा मुंह बनाता हुआ वो बाथरूम में दाखिल हुआ। गुस्ल करने के बाद इसने कपड़े तब्दील किए और रेडियोग्राम खोल दिया। गीत हो रहा था, तुमने काजल लगाया, दिन में रात हो गई, दफतना। वो उठा, हाशमी के कमरे में जाकर उसकी कुर्सी को मेज के करीब से हटा दिया और कबाड़ खाने से पड़ी हुई एक दूसरी कुर्सी उठाकर वहां रख दी। थोड़ी देर तक वो इस पर अपना दफन आजमाता रहा और अब ये टूटी हुई खराब कुर्सी कर्नल हाशमी की कुर्सी की हम शक्ल थी। ये भी हाशमी ही का फैज था जो शार मियां को चेहरे के मेकअप के साथ साथ बेजान चीजों के मेकअप का हुनर भी आ गया था। अब वो अपने कमरे में आ गया। फिल्मी गीत खत्म हो चला था। इसने गुनगुनाना शुरू किया। हमने चावल पकाया, गिल के भात हो गई। और कमरे के बाहर एक फलक शिगाफ कहकहा सुनाई दिया। वो हड़बड़ा कर बाहर आया। कर्नल हाशमी का मखसूस मुलाजिम अहमद बनते हुए भाग गया।
کیوں؟ بے نثار نے اپنی توہین سمجھتے ہوئے اس کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں لال پیلی ہونے لگیں۔ جناباوے وے احمد ابھی تک دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ کیا وہ ہے؟ نثار گھونسا دکھاتا ہوا بولا۔ اپنے اچھی خاصی شاعری کی ٹانگ توڑ دی۔ احمد نے یہ کہتے ہوئے کالر چھڑا لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ بات احمد ہی نہیں بلکہ سارے نوکر جانتے تھے کہ شار ظریف آدمی ہے، لہٰذا اس کی باتیں سن کر وہ قہقہے بکھیرے بغیر نہ رہتے تھے، کیونکہ نثار جب چڑھاتا تھا تو اس سے کئی عدد حماقتیں سرزد ہو جایا کرتی تھیں اور اس سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن ہاشمی کی شخصیت اس کے برعکس تھی۔ وہ اس کے سامنے تھراتے تھے۔ دفتنا اسی وقت باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ شمار دوڑتا ہوا باہر آیا۔ اس کا قیاس ٹھیک نکلا، یہ ہاشمی ہی تھا۔ وہ کار سے اتر کے اس کے قریب آیا۔ کیوں آپ اچارکھا آئے؟ نثار نے پوچھا۔ کیسا اچار؟ ہاشمی نے حیرت سے پوچھا۔ مینڈکوں کا، لاحول ولاقوت، کیا بکواس ہے؟ ہاشمی بارہ سامو بناتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آیا۔ سب سے پہلے ڈی آئی جی صاحب کو فون کیجئے، اس نے ہاشمی کو بتایا۔ او اچھا، کیا ان کی کوئی کال آئی تھی؟ ہاں، غالباً بہت اہم، اور ہاشمی کے ساتھ ٹار بھی اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی ہاشمی دوہرا ہو گیا۔ کرسی اونچی تھی، چوٹ آنا لازمی تھا۔ وہ جھینپ کر اسے مارنے اٹھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس قسم کی مزاحیہ حرکتیں سوائے نثار کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، مگر کمرے میں اسے کہیں شمار نظر نہ آیا۔ کمبخت کو مزہ چکے بغیر نہ رہوں گا، وہ بڑبڑاتا ہوا سارے کمروں میں گھومتا پھرا، لیکن نثار کا کہیں اتہ پتہ نہ تھا۔ نوکروں نے بھی لاعلمی ظاہر کی۔ وہ بد بداتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا۔ کمرے میں پہنچتے ہی ٹیلی فون کی گھنٹی نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ او ہیلو، میں کرنل ہاشمی بول رہا ہوں۔ ارے کیا؟ او اچھا، ہاں میں تیار ہوں۔ ارے خوب۔ اس طرح کچھ دیر تک وہ ٹیلی فون پر کسی سے باتیں کرتا رہا، پھر نوکروں کو آواز دے کر ٹوٹی ہوئی کرسی کو کباڑ خانے کے سپرد کرنے کو کہا اور میک اپ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے اندر پہنچتے ہی وہ ایک اجنبی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہاتھوں کو اوپر کردو کرنل، ہاشمی کو ریوالور دکھاتے ہوئے اجنبی نے کہا، اور دوسرے لمحے ہاشمی کے ہاتھ خود بخودا پر الفاٹے گئے۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کو چبا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ تم ابھی اس کیس کو اپنے ہاتھوں میں نہ لو کرنل، اجنبی نے کہا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ ریوالور دور جا پڑا تھا۔ اب اجنبی کی باری طرح مرمت ہو رہی تھی اور مرمت کرنے والا کرنل ہاشمی تھا۔ اس نے اجنبی کی آواز پہچانتے ہی اس پر چھلانگ لگا دی تھی اور اب اسے پیٹ رہا تھا۔ اچھی خاصی مرمت کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے میک اپ کرنے لگا۔ آپ نے میری مٹی پلید کر دی، اجنبی لیٹے ہی لیٹے کر رہا۔ آخر اس مذاق کا کیا مطلب ہے؟ شمار سنجیدگی تو اختیار کرو۔ یہی سوچ کر کہ ہم لوگوں کا شمار ایشیا کے بہترین سراغ رسانوں میں ہوتا ہے، مر گیا۔ اجنبی جو حقیقتاً کیپٹن شمار تھا اور میک اپ میں تھا بولا، تم ہمیشہ پیٹتے ہی رہو گے میرے ہاتھوں سے، ورنہ اس قسم کے مذاق سے باز آؤ۔ خدا آپ کو کروٹ کروٹ دوزخ نصیب کرے۔ اور خاموش، بکواس بند، جلدی سے اٹھو اور میک اپ کر لو جیسے میں کہوں۔ ہاں، ہمیں فوراً موتی نگر چلتا ہے۔ اور شمار بغیر بیچوں چرا کیے میک اپ کرنے لگا۔ تمہار اس بےہودہ حرکت کا کیا مقصد تھا جو تم نے گھر پر کی تھی؟ ہاشمی نے پوچھا۔ صرف اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ کیسی ہم لوگوں کے ہاتھ آئے۔ شروع ہم لوگ آئے اور کیسی بھی ملا تو قتل کا۔ اسے تو موتی نگر کی پولیس بھی سمجھ سکتی تھی، یک بیک ہمیں بھیج دینے کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تم ابھی بچے ہو۔ ہاں ابا حضور۔ چپ رہو، یہ بڑا اہم کیس ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کا مشہور انسپکٹر آنند اپنے 4 سب انسپکٹروں کے ساتھ اغوا کر لیا گیا ہے اور موتی بلز کے علاقے میں اس کی جیپ کار کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اس خبر کی رسائی اخباری صفحات تک نہیں ہوئی ہے، اسے مصلحتاً صیغہ راز میں رکھا گیا ہے۔ ہاشمی نے نثار کو بتایا۔ خوشی کی بات ہے،
میں جلد ہی اجمیر شریف تشریف لے جاؤں گا۔ وہ کیوں؟ تاکہ شیرینی فاتحہ کر اسکوں۔ خدا نے جاسوسوں کی تعداد کم تو کی کم بخت مجرموں کو چین ہی نہیں لینے دیتے۔ ہاشمی مسکرا کر رہ گیا۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ انسپکٹر آنند نے موتی ہلز کے باشندوں سے پوچھ گچھ کرتے وقت ایک بچے سے کافی معلومات حاصل کی تھی، اور دوسرے روز اس کے مکان میں کسی نے آگ لگا دی۔ اس سانحہ سے وہ بچہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ ماں تو جل کر ختم ہی ہو گئی۔ اور نثار نے ہونٹ سکوڑی۔ ہاں برخوردار، وہ لڑکا بھی آج ہسپتال میں چل بسا۔ نام اس کا شمشیر بتایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کافی ذہین بچہ تھا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہی کہ مجرموں کو یہ بات معلوم ہو گئی اور اس کا خاتمہ کر دیا، اور اب ہم ادھر ہی چل رہے ہیں۔ ہاشمی نے فکر مند لہجے میں کہا۔ دونوں پیدل چلتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے جو موتی بلز کے دامن سے جا ملتا تھا۔ راستہ چونکہ کچا نہ تھا اس لیے کاریں وغیرہ اکثر گزرتی رہتی تھیں۔ آگے چل کر یہ شہر کے دوسرے حصے سے مل گیا تھا۔ اس وقت شام کی آمد تھی۔ لوگوں کی آمد و رفت اب کم ہو گئی تھی۔ اکا دکا آدمی دکھائی دے جاتا تھا، مگر اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ خلاف توقع ایک کار اس راستے پر دکھائی دی۔ رنگ نیلا تھا۔ وہ نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاشمی اور شمار پہلے ہی چوکنا ہو گئے تھے۔ نیلی کاران کے پاس آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک قوی ہیکل شخص اترا جس نے اپنا چہرہ سرخ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، سرخ لبادے میں ملبوس قوی ہیکل نے کہا۔ دوسرا آدمی جو کچھ سختی ٹائپ کا تھا کار سے آتر آیا۔ کار میں اب کوئی نہ تھا۔ اس منحنی ٹائپ آدمی نے بھی ریوالور نکالا اور تان لیا۔ ہاشمی اور شمار کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی جیب کی طرف بڑھے۔ خبردار! قوی ہیکل دیوڑا اور اسی لمحے ہاشمی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ قوی ہیکل شاید اس غیر متوقع حملے کے لیے پہلے سے تیار نہ تھا، چنانچہ بلا سوچے سمجھتے زمین پر آ گیا اور اس کا ریوالور دور جا پڑا۔ دوسرے ہنی ٹائپ آدمی نے جب یہ الف دیکھا تو نثار کے اوپر ریوالور بے دریغ خالی کر دیا اور وہ فوراً زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ غالب نہ الف گولی نے اس کی گردن کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ اوندھا تھا اور ابھی تک چھپٹا رہا تھا۔ اس طرف قوی ہیکل نقاب پوش اور کرنل ہاشمی گوئے تم گتھا تھے۔ منحنی ٹائپ شخص نے اب ہاشمی سے بھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے شار کو گھسیٹ کر کار میں ڈال دیا اور اطمینان سے ہاشمی کی طرف بڑھا جو قوی ہیکل کی بری طرح مرمت کر رہا تھا۔ ہاشمی نے یک با یک قوی ہیکل کو چھوڑ کر منحنی ٹائپ شخص کی کمر پر ایک لات رسید کی جو گولی چلانے جا رہا تھا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے کیپٹن نثار کار سے کود پڑا۔ بس اب موٹے مرغے، اپنی چونچ اوپر اٹھا لو، اس نے ریوالور سنبھالتے ہوئے چیخ کر کہا، اور قوی ہیکل اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگا۔ لیکن ہاشمی ایسے بدمعاشوں کی چال کو ایک لمحے میں پرکھنے والا آدمی تھا۔ اس نے اس قوی ہیکل نقاب پوش کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ دی۔ سرخ لبادے میں ملبوس قوی ہیکل نے کہا۔ دوسرا آدمی جو کچھ سختی ٹائپ کا تھا کار سے آتر آیا۔ کار میں اب کوئی نہ تھا۔ اس منحنی ٹائپ آدمی نے بھی ریوالور نکالا اور تان لیا۔ ہاشمی اور شمار کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی جیب کی طرف بڑھے۔ خبردار! قوی ہیکل دیوڑا اور اسی لمحے ہاشمی نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ قوی ہیکل شاید اس غیر متوقع حملے کے لیے پہلے سے تیار نہ تھا، چنانچہ بلا سوچے سمجھتے زمین پر آ گیا اور اس کا ریوالور دور جا پڑا۔ دوسرے ہنی ٹائپ آدمی نے جب یہ الف دیکھا تو نثار کے اوپر ریوالور بے دریغ خالی کر دیا اور وہ فوراً زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ غالب نہ الف گولی نے اس کی گردن کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ اوندھا تھا اور ابھی تک چھپٹا رہا تھا۔ اس طرف قوی ہیکل نقاب پوش اور کرنل ہاشمی گوئے تم گتھا تھے۔ منحنی ٹائپ شخص نے اب ہاشمی سے بھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے شار کو گھسیٹ کر کار میں ڈال دیا اور اطمینان سے ہاشمی کی طرف بڑھا جو قوی ہیکل کی بری طرح مرمت کر رہا تھا۔ ہاشمی نے یک با یک قوی ہیکل کو چھوڑ کر منحنی ٹائپ شخص کی کمر پر ایک لات رسید کی جو گولی چلانے جا رہا تھا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ اسی لمحے کیپٹن نثار کار سے کود پڑا۔ بس اب موٹے مرغے، اپنی چونچ اوپر اٹھا لو، اس نے ریوالور سنبھالتے ہوئے چیخ کر کہا، اور قوی ہیکل اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگا۔
लेकिन हाशमी ऐसे बदमाइशों की चाल को एक लम्हे में परखेने वाला आदमी था। इसने इस कवी हैकल निकाब पोश की टांग पकड़कर खींच दी। वो मुंह के बिल गिरा। अब कवी हैकल की मिलों से मेजबानी की जा रही थी। निसार, तुम बेफिक्र रहो, अब ये भाग कर ना जा सकेगा। अलबत्ता तुम दूसरे आदमी को संभालो, देखो वो होश में आ रहा है। हाशमी ने कवी हैकल की मरम्मत करते हुए निसार से कहा।